सर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में मैंने क्लासेस ज़्यादा उतने ध्यान से की नहीं थी, तो ज़्यादा कुछ आइडिया भी नहीं था पढ़ाई के बारे में कि कैसे करना है आगे। और फिर जब फोर्थ ईयर में सर जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने एक्सेल जी का वीडियो कोर्स लिया था और प्लस साथ में सॉल्व कॉम्बो लिया था। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब से ही आप अपनी सिली मिस्टेक्स पे फोकस करना शुरू कर दे, और पूरे साल भर आप सिली मिस्टेक्स पे फोकस करें, क्योंकि जब आप बाद में उस पर देखना चालू करते हैं तो फिर उतना मिनिमाइज नहीं कर पाते हम सिली मिस्टेक्स जितनी हो रही है। तो इसके लिए सर मैं शुरू में एक चीज़ करता था कि मैं एक शॉर्ट नोट्स बनाई थी सर, एक न्यूमेरिकल नोट्स बनाई थी और एक फॉर्मूला शीट बनाई थी। और इसके अलावा एक ग्राफ्स की शीट बनाई थी सर, ग्राफ्स और डायग्राम्स की। तो सर उससे ये फ़ायदा हुआ था, जैसे जैसे सर अगर हम लोग लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला नोट्स, डायग्राम नोट्स, इतने सारे नोट्स कैसे बना लिए? मतलब बच्चों की तो मुझे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स ही नहीं बन पा रहे हैं, और तुमने 3-3 टाइप के नोट्स जो बनाए, ये कैसे बनाए? स्टूडेंट्स को थोड़े टिप्स दो नोट्स मेकिंग से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस मोहित फॉर सच अ ग्रेट रैंक इन गेट 2023। थैंक यू सर। अपने बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले बताओ स्टूडेंट्स को। यस सर। सर माय नेम इज़ मोहित वंजारे और मैं बैतूल मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना बीटेक आईआईटी राम अहमदाबाद से किया है, 2022 में किया है। मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर्स हैं और मेरा एक छोटा भाई है जो एनआईटी भोपाल में मैकेनिकल परस्यू कर रहा है फोर्थ ईयर में। तो जैसा हमारी अभी इससे पहले बात हो रही थी इंटरव्यू से पहले, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे जान के एक्चुअली कि मोहित के दोनों पेरेंट्स टीचर्स हैं। ऑब्वियसली एक नोबल प्रोफेशन तो है ही, और दोनों ही जब घर में टीचर्स हो तो आई एम श्योर माहौल पढ़ाई का रहता होगा। क्यों हाँ भाई सर, मोहित? बहुत ज़्यादा रहता है सर, इसलिए घर से तैयारी की थी। घर से तैयारी की थी मतलब इसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ सर, तो सर ये मेरा सेकंड सीरियस अटेम्प्ट था 2023 में। और सर लास्ट ईयर हम्म। कॉलेज खत्म हुआ था, इस साल जब मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट की तो मैंने घर पे रह के ही की है। वो ज़्यादा अच्छा आइडिया था कि मैं घर पे रह के करूँ। पूरा दिन घर पे खाली अकेला रहता था क्योंकि घर पे कोई नहीं रहता था, तो खाली टाइम पूरा मिलता था सर तैयारी करने के लिए, और डिस्ट्रैक्शन भी कुछ नहीं होता था सर। क्योंकि घर पे अगर आप पूरे कंट्रोल में रहते हो, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हो, तो डिस्ट्रैक्शंस ऑब्वियसली मिनिमाइज होते हैं। तो यस सर। तैयारी कैसे की? चलो सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सर्जिक के बारे में कैसे पता चला, और एक्सर्जिक का कौन सा कोर्स लिया था? हाँ सर, तो मुझे एक्सरजी के बारे में सर 2021 में पता चला था मेरे एक क्लासमेट से। उसने यूट्यूब पे एक्सरजी की वीडियो देखी थी और उसने फिर रिकमेंड किया था कि अगर ग्रेड करना है तो फिर चंद्रेश सर की एक वीडियो दिखाई थी उसने सर यूट्यूब पर ही। तो सर वहाँ से मुझे लगा था कि यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखने में बहुत मदद होगी, क्योंकि सर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में मैंने क्लासेस ज़्यादा उतने ध्यान से की नहीं थी, तो ज़्यादा कुछ आइडिया भी नहीं था पढ़ाई के बारे में कि कैसे करना है आगे। तो उसके बाद में ही सर जब थर्ड ईयर में पता चला था एक्सरजी के बारे में। और फिर जब फोर्थ ईयर में सर जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने एक्सेल जी का वीडियो कोर्स लिया था और प्लस साथ में सॉल्व कॉम्बो लिया था। तो यस सर। गेट के बारे में जो तुमको कैसे पता चला? तो सर हमारे कॉलेज में जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तब फोर्थ ईयर में एक सीनियर थे, मध्य प्रदेश के थे, तो उनकी गेट मेटलर्जी में ऑल इंडिया रैंक 51 आई थी। तो वहाँ से पता चला था कि सर हम्म। गेट एग्ज़ाम भी कोई एग्ज़ाम है बीटेक के बाद में, और फिर उसके बाद में उसके ऑप्शंस के बारे में पता चला था कि गेट के बाद में क्या क्या कर सकते हैं। तो सर वहाँ से फिर गेट देने के हम्म। लिए इंटरेस्ट जागा था। मोहित, जो तुम्हारा फिर फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो कॉलेज के फाइनल ईयर के साथ था। यस सर। और जनरली जो कॉलेज के साथ वाला अटेम्प्ट होता है, वो जो स्टार्ट करते हैं गेट प्रिपरेशन, उस वक्त उनको बहुत मुश्किल लगता है वो, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं एक साथ। यस वो सर। अलग बात है कि कॉलेज से निकल के पता चलता है कि यार तब भी हो सकता था, लेकिन हाँ सर। ऑब्वियस बात है कि बहुत सारी चीजें मैनेज करने का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है वो, और नहीं इजी नहीं होता है वो। तुम्हारा कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? तुमने क्या किया, कैसे मैनेज किया? गेट की प्रिपरेशन कितने अच्छे या कितने खराब तरीके से हुई उस वक्त, वो यस बताओ सर। थोड़ा। हाँ सर, तो मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ सर। इस साल भी और लास्ट ईयर भी जनवरी में एंड तक के आते-आते पता चल गया था कि साल भर में क्या-क्या सही-सही किया है और क्या गलतियाँ करी है। तो सर वो साल भर बाद पता चल जाता है कि क्या-क्या गलत किया है। तो सर जब 2022 में फोर्थ ईयर में था उस टाइम पे जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो सर उस टाइम लगभग अप्रैल में स्टार्ट कर दी थी सर। और उस टाइम पे घर पे ही थे सर, लॉकडाउन चल रहा था तो उस कारण और जो प्रिपरेशन चल रही थी वो मैं शुरू से क्वेश्चन बैंक और वीडियो कोर्स साथ में ही चल रहा था सर मेरा, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा रहा था। जैसे आपने जो शुरू की 5 वीडियो डली होती है उसी में बताया था कि ये तीनों चीज़ें हम्म। साथ में लेके चलोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। और सर लेकिन फिर थोड़ा हेक्टिक होते जा रहा था वो, तो वहाँ पे मुझे क्वेश्चन बैंक ड्रॉप करना पड़ा और फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही साथ में करता था वीडियो कोर्स के साथ में। तो सर मैं दिन में सुबह से कम 4 से 5 घंटे वीडियो कोर्स को देता था पहले, और फिर साथ में ही नोट्स बनाता था, फुल फुल नोट्स बनाता था। और उसके बाद में बाकी शाम में सर मिनिमम 2 घंटा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाता था।
तो सर ये सितंबर तक के चला जब तक मैं घर पर था लॉकडाउन के कारण। उसके बाद फिर जब कॉलेज चले गया था, तो उसके बाद सर सेमेस्टर के एग्जाम्स, मिड सेम एग्जाम्स और जो प्रोजेक्ट था सर, हमको दोनों दोनों सेमेस्टर, सेवन्थ और एट्थ दोनों सेमेस्टर में प्रोजेक्ट थे, तो उसका प्रेशर ज़्यादा हो गया था सर। तो उस कारण फिर अब लॉकडाउन से सीधा हम लोग कॉलेज गए ही थे, तो मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो वहाँ पर फिर जो कुछ सब्जेक्ट्स बचे थे, जैसे हीट ट्रांसफर बाकी था, और मशीन डिज़ाइन बाकी था, और मटेरियल साइंस बाकी था, और मैथ बाकी था। तो सर जब घर पर था उस टाइम पे ये कम से कम अक्टूबर एंड तक खत्म हो सकते थे अगर मैं घर पे ही रह के तैयारी कर रहा होता, लेकिन सितंबर में जब कॉलेज चला गया था सर, तो फिर उसके बाद मैनेज करने में टाइम लग गया। तो लगभग दिसंबर में जब हमारे सेमेस्टर एग्जाम हो रहे थे, उसके जस्ट पहले ही मेरा सारा सिलेबस खत्म हुआ था, मटेरियल साइंस को छोड़कर, और मैथ भी बाकी था सर उस टाइम पे। तो मटेरियल साइंस और मैथ बाकी रह गया था। तो सर 2022 के अटेम्प्ट में मैंने मटेरियल साइंस को ड्रॉप कर दिया था। और फिर जब सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए थे, उसके बाद में सर फिर वापस घर पर आ गया था सर मैं 1 डेढ़ महीने के लिए, कि अब गेट के लिए सीरियस प्रिपरेशन कर लूंगा जनवरी में। तो सर उस टाइम पे फिर मैथ कवर किया था जितनी जल्दी हो सकता है, 5 से 6 दिन में मैथ कवर कर लिया था सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वीडियो कोर्स पूरा। उसके बाद सर पूरा जनवरी मंथ में 15 16 जितने भी टेस्ट थे वो सारे दिए थे। तो सर उसमें जो लास्ट ईयर का जो तैयारी की थी, उसमें यही पता चला था सर कि जितने जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। सर मैंने थोड़ा लेट भी स्टार्ट किया, अप्रैल थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि अगर पूरा सिलेबस भी कवर करना है कॉलेज के साथ में, तो उसके हिसाब से उतना टाइम कम पड़ता है। और सर लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पूरे नहीं लगा पाया था कॉलेज प्रेशर के कारण। फिर उसके बाद में सर जब मैं घर पर आ गया था जनवरी में, तो उस टाइम पे जितने एफएलटीज दिए थे, तो वो एफएलटीज से बहुत हेल्प हुई थी। तो एफएलटी वहाँ पर ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव था कि मैंने सारे एफएलटीज लगाए थे। इसमें ये बात तुमने एक बहुत वैलिड कही कि एक्चुअली क्या है, जैसे दिन में हम देखें तो हमारे पास कितना टाइम है, 24 घंटे। यस लेकिन सर। 24 घंटे इफेक्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि इंसान सोएगा भी, खाएगा भी, नहाएगा धोएगा, इफेक्टिव टाइम कम होता है। तो कोई भी हम कैलकुलेशन करते हैं अपने काम की, तो वो 24 घंटे को नहीं लेते, 8 घंटे 9 घंटे, उस घंटे को लेके ही हम कैलकुलेशन करते हैं। सेम चीज हमें अपने महीनों के साथ भी करनी चाहिए। जब स्पेशली आप फाइनल ईयर गेट में हो, आप स्टार्ट कर रहे हो मार्च में या अप्रैल में, मान लो आपको लग रहा है कि आपके पास बचे हुए हैं 8 9 महीने, जो भी टाइम है, बट वो टोटल टाइम है, वो इफेक्टिव टाइम नहीं है। उसमें यस कुछ सर। वक्त आपका कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, कॉलेज के जो एग्जाम्स होते हैं, प्लेसमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, उन सब में जाएगा। तो इफेक्टिव टाइम आपके पास 6 7 महीने से ज्यादा का नहीं होता है, अगर आप अप्रैल में भी स्टार्ट कर रहे हो तो। यस सर। तो इसीलिए एक जल्दी स्टार्ट बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट जैसे तुमने कहा कि एफएलटीज से फायदा हुआ, वो जनवरी में स्टार्ट किए, और बेहतर हो पाता। लास्ट अटेम्प्ट की बात हो रही है अभी यहाँ पे, हाँ सर। ये अटेम्प्ट तो अच्छा हुआ ही है, लास्ट अटेम्प्ट और बेहतर होता अगर शायद दिसंबर से या नवंबर से स्टार्ट होते हाँ सर, वो। थोड़ा जल्दी होता अगर स्टार्ट तो एफएलटीज। एग्जैक्टली exactly. तो यस वो सर। चीज का ध्यान रखना है कि एक स्टार्ट जो है वो टाइम से बेटर बोलने से अच्छा ये है कि जल्दी ही हो, तो ज्यादा हित में है स्टूडेंट्स के वो। यस तो सर। जो इससे पहले वाला अटेम्प्ट था उसमें कितनी रैंक आई थी ऑल इंडिया, मोहित? हाँ सर, तो 2022 वाले अटेम्प्ट में सर मेरी रैंक 2763 थी। अच्छा, जो क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे थे इस दौरान, उनके क्या कुछ नोट्स साथ में बन रहे थे क्वेश्चंस के, या न्यूमेरिकल लर्निंग्स के? वो कैसे तुम इंश्योर कर रहे थे कि डेवलप हो रही है? यस सर। तो सर इस बार मैंने एक चीज़ ये की थी कि जो लास्ट ईयर मैंने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसके भी न्यूमेरिकल नोट्स बनाए थे। तो इस बार जब मैं सिलेबस कवर कर रहा था, तो उसके साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चल रहा था। तो उसी में मैंने लास्ट ईयर के जो न्यूमेरिकल नोट्स थे, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स थे, वही कॉन्सेप्ट मैंने शॉर्ट नोट्स में ऐड करना साथ में चालू किया था। तो लास्ट ईयर के न्यूमेरिकल नोट्स भी कवर हो रहे थे, और इस साल के मैं अलग से शॉर्ट नोट्स भी बना पा रहा था। और इसके अलावा फिर मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, तो उसमें मुझे कुछ नया मिल रहा था, तो वो मैं अपने न्यूमेरिकल नोट्स में लिख रहा था साथ-साथ ही। और जो क्वेश्चन बैंक की थी, उसके भी न्यूमेरिकल नोट्स साथ-साथ बना रहा था। और सर इसके अलावा मैंने एक चीज़ ये की थी कि जब मैं सिलेबस कवर कर रहा था, उस टाइम पे फॉर्मूला शीट्स बनाई थी। वो सभी बच्चे बनाते हैं। एक शॉर्ट नोट्स बनाई थी सर, एक न्यूमेरिकल नोट्स बनाई थी, और एक फॉर्मूला शीट बनाई थी। और इसके अलावा एक ग्राफ्स की शीट बनाई थी सर, ग्राफ्स और डायग्राम्स की। तो सर उससे ये फ़ायदा हुआ था, जैसे जैसे सर अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में देखें, तो जो अलग-अलग वेरिएशन होता है, जैसे ईडीएम वगैरह में जो करंट के साथ फ्रीक्वेंसी एमआरआर करंट का उसका, यस सर, तो रिलेशन। सबका वेरिएशन है। तो वो हो गया, या फिर हम लोग हीट ट्रांसफर में नेचुरल कन्वेक्शन कोएफिशिएंट का वेरिएशन जो देखे, जो लोकेशन के साथ में एक्सटर्नल और इंटरनल कन्वेक्शन उसमें होता है। तो सर वो जो ग्राफ जो ये होते हैं, इससे एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिमाग में हमेशा बनी रहती है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो इसमें हमको ये ध्यान रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन था सर कि
जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है वो फ्लो के स्टार्ट में ही टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, लेकिन जनरली लोग सोचते हैं कि स्टार्ट ही हो हम्म। रहा है यहाँ पे, तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कम होना चाहिए। तो सर ऐसे ऐसे नॉर्मल जो हमें लगता है कि ये कॉन्सेप्ट हमें इजीली इजीली पता होते हैं, लेकिन ये पता नहीं होते सर, इसमें हम लोग गलतियां कर देते हैं। तो इसमें सर इस ग्राफ्स बार ही बहुत अच्छी हेल्प क्वेश्चन आया था करते हैं। जो एक, जिसमें कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट तो नहीं लेकिन ड्रैग कोफिशिएंट का रिलेशनशिप हाँ सर। पूछा हाँ हुआ सर। था फ्लैट हाँ के सर। प्लेट यस के सर। ऊपर, यस सर। और वो यस सर। सिमिलर ट्रेंड होता है उन दोनों का, हीट हाँ सर। ट्रांसफर कोफिशिएंट और ड्रैग कोफिशिएंट। तो यस वो सर। तो बिना सॉल्व किए ही आंसर आप आ हाँ जा सर, रहा वो था, डायरेक्ट आ जस्ट गया था। बाय द ग्राफ डायरेक्ट आ यस रहा सर। था। हाँ, कैरी ऑन करो। तो सर ग्राफ्स और डायग्राम्स इसमें हेल्प करते हैं। और हम डायग्राम में भी सर ऐसा होता है कि हम लोग जो कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर हम लोग को डायग्राम दिमाग में नहीं रहा, तो वही क्वेश्चन में हमको थोड़ी देर बैठ के सोचना पड़ता है। तो सर अगर हम लोग डायग्राम की भी हम्म। कंटिन्यूस प्रैक्टिस रखें, जैसे अलग अलग प्रोसेस के डायग्राम है जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में है सर, हमारे अलग अलग साइकिल्स के डायग्राम होते हैं। और हम्म। इसके अलावा जो कैम एंड फॉलोअर में है सर, एसएचएम और वो सारे मोशंस की जो डायग्राम्स है, तो अगर हमको वो डायग्राम याद रहे, मतलब अलग एकदम से आइडिया रहे कि ऐसे ऐसे ये डायग्राम्स होते हैं, तो जो वेरिएशन है वो हमको सोचने में टाइम नहीं लगता है, तो वो हमारा टाइम बहुत बचाता है पेपर में। अच्छा, लेकिन मुझे इसमें एक चीज बताओ कि इतने सारे नोट्स बनाए, शायद मैंने ये भी सुना तुमसे कि लॉन्ग नोट्स भी बनाए थे पहली वो बार सर लास्ट ईयर बनाती है सर। लास्ट ईयर। तो लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला नोट्स, डायग्राम नोट्स, इतने सारे नोट्स कैसे बना लिए? मतलब बच्चों की तो मुझे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स ही नहीं बन पा रहे हैं, और तुमने तीन तीन टाइप के नोट्स जो बनाए, ये कैसे बनाए? स्टूडेंट्स को थोड़े टिप्स दो नोट्स मेकिंग से रिलेटेड, स्पेशली स्पेशली कोर्स, वीडियो कोर्स अगर कोई देख रहा है, ऑनलाइन कोई लेक्चर्स देख रहा है, उससे नोट्स मेकिंग का काम कैसे करें? ओके सर। तो सर जब लास्ट ईयर मैंने नोट्स बनाए थे, तो पहले लॉन्ग नोट्स बनाए थे, फिर लास्ट ईयर ही शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। तो सर जो लॉन्ग नोट्स बनाए थे, हम्म। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लॉन्ग नोट्स कैसे बनाए थे सर, उसमें मैं सब कुछ नहीं लिखता था। जो मेन कॉन्सेप्ट मुझे लगते थे कि ये मुझे लॉन्ग टाइम तक के लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहेंगे, मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लिखता था और फॉर्मूलेस लिखता था और डेरिवेशन लिखता था सर। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग देती कि अगर कोई नया क्वेश्चन आया तो फिर हम कैसे करेंगे। तो सर मैं दो चार चीज़ें ही मेन मेन लिखता था। और उससे फिर जब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किया, तो उसमें फिर वही कॉन्सेप्ट लिखता था जो मुझे बाद में याद नहीं रह रहे। जैसे एक बार रिवाइज कर लिया, दो बार रिवाइज कर लिया, और उसके बाद याद नहीं रह रहे, वही कॉन्सेप्ट में शॉर्ट नोट्स में लिखता था। मतलब कुछ कुछ थियरी और उसके अलावा फॉर्मूले। फिर उसके अलावा सर जब शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किया था, तो सर मुझे ये लगा था कि अगर मैं बार बार अगर नोट्स भी बना रहा हूँ, जैसे शॉर्ट नोट्स बनाए या फॉर्मूला शीट बनाई, तो ये भी रिवीजन में ही हेल्प कर रहा है। और सर लिख लिख के रिवीजन करो तो जल्दी लंबे टाइम तक याद रहता है। तो इस कारण सर मैं तीन हम्म। चार बार नोट्स बना पाया था। तो नोट्स बनाने के पीछे भी एक से ज्यादा पर्पस थे कि यस। रिवीजन भी हो जा रहा है मेरा इसी बहाने, और यस सर। अगर मुझे लॉन्ग डिटेल में कुछ देखना है तो लॉन्ग नोट्स, जस्ट फॉर्मूला रिवाइज करना है तो फॉर्मूला शीट। जो मार्क्स आते हैं, ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज के मार्क्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लर्निंग के लिए देखना चाहिए, बट फिर भी जरा अपने मार्क्स जो हैं वो कैसे रहते थे टॉपिक टेस्ट में और फुल लेंथ टेस्ट में, और उससे क्या तुम्हारी प्रिपरेशन पे फर्क पड़ता था मार्क्स यस। देख के, वो थोड़ा बताओ। तो सर जब सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट देना स्टार्ट किया था सर, तो उस टाइम इनिशियली बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, कुछ ही क्वेश्चन गलत होते थे। लेकिन फिर सर मैं वो मार्क्स को सीरियस लेने लगा था कि अब यहाँ पे इतने आ रहे हैं तो आगे भी मैं यही मोमेंटम कंटिन्यू रखूँ और बाद में इतनी है। तो सर जब मैं मार्क्स पे फोकस करने लग गया था, तो फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट ग्रैबिंग भी मेरी कम होने लग गई थी सर, और मेरा फोकस उस चीज़ें से हट के मार्क्स पे ज़्यादा जाने लग गया था। तो हम्म। फिर धीरे धीरे मार्क्स भी कम होने लग गए थे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट में। तो सर मैं एक ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप मार्क्स को सच में ही इतना सीरियसली नहीं लें, क्योंकि आपको ही फिर बाद में ये दिखने लग जाता है कि आपके मार्क्स कम हो रहे हैं और जो कॉन्सेप्ट आपको जितना ग्रैब करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और सर यहाँ पे एक चीज़ और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस साल जो सर मैंने दूसरी एक और टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो उसमें बैलेंस्ड क्वेश्चंस नहीं थे सर। तो जब मैंने टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट किया था, तो फुल लेंथ टेस्ट जब जब मैंने एक्स्ट्रा जी के बाद के लिए बचा के रखे थे, और उस टेस्ट सीरीज़ के पहले दे रहा था सर, तो मैंने उसमें ये देखा था सर कि उनके क्वेश्चंस, उनके टेस्ट उतने बैलेंस्ड नहीं है। या तो बहुत ज़्यादा टफ टफ क्वेश्चंस है, और ईज़ी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चंस बहुत कम कम थे। तो इस कारण ये हुआ था सर कि मैं जो नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे उनको ग्रैब करने के चक्कर में ज़्यादा रहता था, और अपनी सिली मिस्टेक्स पे कम फोकस कर पा रहा था। तो सर फिर जब बाद में मैंने जो बैलेंस टेस्ट देना स्टार्ट किए एक्सरजी के, तो उसमें ये देखा कि मेरी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सर उसके बाद में फिर टाइम बहुत कम बचा था कि मैं सिली मिस्टेक्स पे उतना फोकस कर पाऊँ और सिली मिस्टेक्स को बहुत मिनिमाइज़ कर पाऊँ। तो एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ कोई ले रहे हैं तो बैलेंस टेस्ट सीरीज़ ही लें। सही और बात है। इसमें मैं एक वजह भी तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। जैसे एक्सर्जिक में टेस्ट सीरीज है,
उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, हर एक चीज़, एक-एक छोटी-छोटी चीज़ डायरेक्टली मेरे मॉनिटर में होती है। तो मैंने जितना अभी देखा है स्टूडेंट्स का, जो सुना है, वो यही सुना है कि टेस्ट सीरीज़ दी, मार्क्स कम आए, डिमोटिवेट हो गए। लेकिन बहुत रेयरली ऐसी सिचुएशन मिलती है जैसी तुम्हारी मिली कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और उससे ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और यस सर। उससे फिर मार्क्स कम होने लग गए। हाँ तो सर। जैसा मैं बोलता हूँ कि दोनों साइड के इमोशन को कंट्रोल करना है। ऐसा भी नहीं कि ज्यादा मार्क्स आए तो ओवर कॉन्फिडेंट आप हो जाएं यस और सर। उस चक्कर में फिर आप अपनी सिली मिस्टेक्स को ध्यान ना दें, अपनी गलतियों को ध्यान ना दें। जो पूरी गेट की ओवरऑल जर्नी तुम्हारी रही है मोहित, इसमें तुम ऐसे कुछ 2-3 टिप्स देना चाहो, जरूरी नहीं वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, कि बट ये 2-3 चीजें तो यार एक गेट एस्पिरेंट में होनी ही चाहिए अगर अच्छी रैंक, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वो क्या 2-3 क्वालिटीज होंगी या क्या 2-3 टिप्स तुम बोलना चाहोगे? हाँ सर, तो एक पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि अ, मैं गेट के लिए ही बोलना चाहूँगा कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब से ही आप अपनी सिली मिस्टेक्स पे फोकस करना शुरू कर दें। और पूरे साल भर आप सिली मिस्टेक्स पे फोकस करें, क्योंकि जब आप बाद में उस पे देखना चालू करते हैं तो फिर उतना मिनिमाइज़ नहीं कर पाते हम सिली मिस्टेक्स जितनी हो रही है। तो इसके लिए सर मैं शुरू में एक चीज़ करता था कि मैं एटलीस्ट डेली 5 से 10 मिनट मेडिटेट करता था। तो इससे मेरा फ़ोकस जब टेस्ट रहता उस टाइम पे ज़्यादा फ़ोकस इधर-उधर नहीं होता था और उतना एंग्ज़ियस भी नहीं होता था टेस्ट देने के टाइम पे। लास्ट ईयर जब जनवरी में एफएलटीज़ देना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम सर मेरे मार्क्स 34 आए थे फर्स्ट टेस्ट में, याद है सर मुझे। फिर धीरे-धीरे मार्क्स इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ था, तो सर उस टाइम पे मेरा पॉज़िटिव माइंडसेट था कि ठीक है, अभी तक अब सितंबर से दिसंबर तक का मेरा टाइम उतना अच्छा नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जनवरी को जितना मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ, उतना कर सकूँ। तो सर जनवरी में मैं पूरे टाइम ये पॉजिटिव माइंडसेट रखा था। तो सर इससे ये हुआ था कि मैं एंड तक के 70 मार्क्स तक चला गया था। तो उस कारण भी मेरा एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस बना रहा था सर। तो भले ही सर लास्ट ईयर का टेस्ट थोड़ा टफ आया था, लेकिन उस टाइम पे मार्क्स ठीक-ठाक आए थे, जितने मैं सोच रहे थे कि सर इतने आ पाएँगे। और सर इस साल भी मैंने यही सोच के पूरा जनवरी किया था कि सर मैं सिर्फ़ कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दूँ और जो सिली मिस्टेक्स हो रही है उन पे फ़ोकस करूँ। तो सर यही अगर अब एस्पायरेंट्स को मैं भी यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो लास्ट मंथ होता है उसमें हर कोई एंग्ज़ियस होते जाता है, क्योंकि टाइम पास आते जाता है एग्ज़ाम का। तो सर अगर लेकिन अगर हम लोग सिर्फ़ हमने ग्रोथ पे ध्यान दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। यस सर। सही बात है, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी रहती है। इनफैक्ट लाइफ में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पे आपका आईक्यू के साथ साथ ईक्यू भी इम्पोर्टेंट होता है, यस जिसको सर। कि आपकी इमोशनल इमोशनली इंटेलिजेंस। आप कितने अच्छे से अपने आप को हैंडल कर पा रहे हैं सिचुएशंस को। तो उस सब की ट्रेनिंग अभी से ही आप अगर करेंगे तो बेहतर रहेगा। लाइफ में यस सर। बहुत सी और चीजें आने वाली हैं जहाँ पे कि आपको अपने इमोशनल बैलेंस जो है वो दिखाना होगा। तो बहुत ही अच्छा लगा मोहित तुम्हारी ओवरऑल जर्नी के बारे में जान के। और जैसा मुझे लगा तुमसे बात करके कि काफी एक समझदार और एक सिंसियर स्टूडेंट हो तुम, तो बहुत अच्छा लगता है यस जब सर। भी किसी ऐसे स्टूडेंट से थैंक यू सर। बात होती है तो।